हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला और समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। और आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं। इसके पहले वाला जो पार्ट था वो क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स का अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। और आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर कोई बंदा सर्विस में अगर डील करेगा तो सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, वो आज हम लोग इसको सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आप ऐसा माइंड सेट कर लो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोचिंग सर्विस देता हूँ, कोचिंग सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब मैं सप्लायर हो गया और मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में। कि मेरा जो स्टूडेंट है समझो वो रहता है यूके में। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड में रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं ये मेरा कस्टमर है। ठीक है, और मैं इसको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, सर्विस मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे दो लोकेशन आ गए, एक महाराष्ट्र और दूसरा यूके। तो जो बंदा सप्लायर होगा उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये तो आपको पता ही रहेगा। और जो कस्टमर है ना, कस्टमर को बोलते हैं रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट को बोलते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो सर्विसेज के केस में आपको क्या याद रखना मालूम है कि जब मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो जहां पर वो सर्विस कंज्यूम की जाएगी ना, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, अपनी सर्विस में किसको दे रहा हूँ, यूके में दे रहा हूँ, उत्तराखंड में दे रहा हूँ अपने किसी स्टूडेंट को। तो मेरी सर्विस को कंज्यूम कहाँ की जा रही है, उत्तराखंड में कंज्यूम की। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है, उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड क्यों होगा, रीजन क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट करके आपका आंसर लिखने का इसका। मतलब रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये बार बार आएगा, आपको ये चीज याद रखनी है। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या होगा, नॉट रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या होगा, तो एक एक करके समझेंगे। लेकिन आपको एक माइंड सेट करा रहा हूँ, जैसे अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और मैं अपने किसी कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ, तो वो जो मेरा कस्टमर है ना, उस कस्टमर को बोलते हैं रेसिपिएंट। तो हम लोग उसको बोलेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो उस रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सर्विस के केस में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक एक करके इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल है सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने सर्विस प्रोवाइड की। आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग समझो कि होटल्स हो गया, बंगलो हो गया, या बिल्डिंग हो गया। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप हिला नहीं सकते। तो जस्ट लाइक यही चीज स्ट्रक्चर जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता है, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के नहीं ले सकते। या फार्म हाउस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, और मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए मेरा जो कस्टमर है वो रहता है समझो पंजाब में। ठीक है, लेकिन उसका एक बंगलो जो है ना, उसका एक जो बंगलो है वो समझो है आसाम में। ठीक है, तो मेरी जो सर्विस है, मेरी जो आर्किटेक्ट की जो सर्विस है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग की जो सर्विस है, मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ। जो मेरा कस्टमर रहता है पंजाब में,
लेकिन उसका जो बंगलो है वो कहाँ पे, आसाम है। तो मैं अपनी सर्विस को प्रोवाइड कहाँ पे करूँगा, आसाम के बंगलों में सर्विस प्रोवाइड करूंगा। किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजाइन क्या होगा, कौन सी चीज कहाँ पे क्या होने वाली है, इस टाइप की मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ। तो का मैं काम कर रहा हूँ, और उस टाइप की सर्विस को अगर मैं इसको प्रोवाइड करूंगा उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 प्लेस ऑफ सप्लाई है, यहाँ पे 3 लोकेशन का इन्वॉल्वमेंट है। जो मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में, तो ये पहला लोकेशन हो गया। मेरा जो कस्टमर है वो रहता है समझो पंजाब में, ये दूसरा लोकेशन हो गया। और मेरा जो इस मेरे कस्टमर का जो बंगलो है वो समझो है आसाम में, तो तीसरा लोकेशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, या फिर एक माइंड सेट कर लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीएसटी का एक फीचर है जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पर सर्विसेज को और जहां पर गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा ना, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो बताओ इस वाले केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो बंगलो जो है आसाम में है sir। इसलिए यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मालूम है, आसाम। रीजन क्या है कि जहां पर इमोबाइल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होता है, वेयर immobile property is situated, that place will be place of supply। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो इमोबाइल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। भले ही आपका कस्टमर कहीं पे भी रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है बस, और उसके हिसाब से जीएसटी के लायबिलिटी साथ। ठीक है। अब इसी में एक दूसरा केस, मतलब ये समझो ये एक पार्ट हो गया। एक दूसरा पार्ट समझो कि उसकी जो इमोबाइल प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड है समझो आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया। ध्यान से समझ, मतलब मैं एक इंजीनियर हूं या फिर मैं एक आर्किटेक्ट हूं, वो जो मेरा कस्टमर है वो रहता है पंजाब में, सेम एग्जांपल, और वो लंदन में समझो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, लंदन में एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक डिजाइन बना के दिया कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। ठीक है। अब इमोबाइल प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ पे है, आउट ऑफ इंडिया, मतलब लंदन में। तो ऐसे केस में फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारे, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है कस्टमर, तो कस्टमर का जो लोकेशन होगा ना, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो बताओ ये वाले केस में क्या होगा, लंदन होगा कि पंजाब होगा। तो इसका जवाब है पंजाब, क्योंकि मेरा कस्टमर पंजाब में है। बात समझा। दोनों केस अलग अलग था, पहला केस अलग था, दूसरा केस अलग था। पहले केस में क्या था कि विद इन इंडिया वाला केस था। तो विद इन इंडिया में आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि भाई जहां पे प्रॉपर्टी को सिचुएटेड रहेगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है, तो आउट ऑफ इंडिया में यार कौन से नाम से मैं बिल बनाऊंगा, तो ऑफकोर्स सामने वाला जिधर रहता है उसके नाम से मैं बिल ड्रॉ करूंगा कि ठीक है सर, तो उसका लोकेशन क्या दिखाएगा, पंजाब दिखाएगा, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है। तो ये था आपका पहला केस। अब उसी तरह दूसरा केस समझते हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये होता क्या, समझो कि मैं जो इंडस्ट्री जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके मैं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, उनको मेरे को थोड़ा मोटिवेट करना है कि काम कैसे करना है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और उनके परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। अप्रेजल का मतलब है उनके परफॉर्मेंस को इनहांस आपको करना। तो इस टाइप की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं ट्रेनर हूँ समझो। मैं समझो ट्रेनर हूँ और मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में, और मैं ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और वो जो कंपनी है वो समझो है नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में। और हमने जो ट्रेनिंग कंडक्ट किया ना वो दूसरे लोकेशन पे करा है, और उसका लोकेशन क्या था, शिमला में। शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश में हमने
ट्रेनिंग किसी होटल में वहां पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, शिमला के किसी होटल में हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया। अब ये वाले केस में 3 लोकेशन आ गए, एक महाराष्ट्र, एक हिमाचल प्रदेश और तीसरा नागालैंड। अब ये तीनों केस में से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो सिंपल है सर। क्या क्या सिंपल है कि जहां पर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, जहां पर आपने अपनी सर्विस सर्विस प्रोवाइड की है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि सर आपने ट्रेनिंग आपने किस कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया? ए लिमिटेड नाम की कंपनी को आपने ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग तो आपने शिमला में की है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? उनमें शिमला होगा। तो ये आंसर सही भी है और गलत भी है। तो कैसे सही और कैसे गलत है वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर आपने किसी रजिस्टर पर्सन को अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस वाले केस में ना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ कस्टमर। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस वाले केस में क्या होगा मालूम है? वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, एक्चुअली परफॉर्म्ड। बस ये बात है आपको याद रखनी। पहला केस क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है कि मैं जो ट्रेनर हूं ना, मेरे पास भी जीएसटी का नंबर है, मतलब मैंने भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करके रखा है। और जो ए नाम की जो कंपनी, बड़ी कंपनी, उसने भी जीएसटी का नंबर लेके रखा है, मतलब उसने भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप अपनी सर्विस को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और मैं उसके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और वो जो ट्रेनिंग है मैं वहां पे नहीं दे के कहीं और दे रहा हूँ, वहां पे नहीं दे के कहीं और दे रहा हूँ। तो उस वाली सिनारी में आपको क्या याद रखना है कि जब मैं बिल बनाऊंगा तो मैं सामने वाले के नाम पे ही बनाऊंगा। इस वाले केस में भी, उस वाले केस में भी ऐसे ही हो। सॉरी। ओके। तो मैं उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जहां पे उसका एड्रेस होगा ना, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इसका मतलब पहले वाला अगर मैं सिनारियो बोलूं, तो पहले वाले सिनारियो में मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, पहले वाले केस में जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा मालूम है? कहाँ पे है? नागालैंड। और दूसरा केस मैंने क्या लिखा? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसने अपने आप उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसने आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो ऐसे केस में जहां पे वो सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो दूसरे वाली सिनारी में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है? नागालैंड। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है अच्छे से। तो जो जो मेन जो ट्रांजैक्शन है, मैं वही आपको यहाँ पे लिख के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इसमें वास्ट डिटेल है सर, लेकिन हम लोग इतना नहीं जानते। जितनी हमारी जरूरत है उतने हम लोग खा के एग्जाम में पेपर लिख के आएंगे। ठीक है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये चीज याद है। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो अगर आपका क्लाइंट, अगर आपका कस्टमर अगर रजिस्टर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो वही हो। अगर वो रजिस्टर नहीं है, तो फिर उसका फंडा क्या है कि जहां पे उस सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये था। चलो थर्ड केस समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। अब ये ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो समझते हैं। ये समझो कि मेरी जो कंपनी है, एम कंपनी समझो, वो एक इवेंट कंपनी, ठीक है, वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, मतलब मैनेज करती है। ठीक है। और एक सामने वाली जो कंपनी है, या सामने वाला जो क्लाइंट है, समझो क्लाइंट की बात, तो वेडिंग सेरेमनी या वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की, शादी, मेरा एक जो क्लाइंट है उसके लिए शादी ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। और वो जो कस्टमर है या जो मेरा जो क्लाइंट है,
सॉरी एम नाम की जो कंपनी वो रहती है समझो महाराष्ट्र में, और जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए हम लोग वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले ये कंपनी, और उसके लिए वो रहता है समझो राजस्थान में। ठीक है, तो शादी इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला, कुछ भी हो सकता है, अवार्ड फंक्शन हो सकता है, कुछ भी, फलाना किसी का भी कुछ भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, और जो शादी ऑर्गेनाइज की गई ना वो अलग स्टेट में की गई, समझो कि तेलंगाना। तेलंगाना, वहां पे शादी की गई, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया पूरा का पूरा event। ओके, तो एम नाम की जो कंपनी है उसने अपनी इवेंट सर्विस प्रोवाइड की, अपनी इवेंट सर्विस प्रोवाइड की है अपने क्लाइंट को, और उसका जो क्लाइंट है वो कहाँ पे रहता है, राजस्थान में। लेकिन उन लोगों ने शादी जो ऑर्गेनाइज किया वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तेलंगाना की किसी एक सिटी के अंदर, समझो हैदराबाद। ठीक है, अब ये वाले केस में मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगा कि ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, तो सेम यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक याद रखनी जो आप मैंने आपको ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में आपको बताया, सेम क्या है इसमें। तो इसमें क्या है, इफ अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है तो उस वाले केस में लोकेशन ऑफ कस्टमर हो, लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर मतलब रेसिपिएंट, आपको रेसिपिएंट ही लिखना है। मैं आपको कॉमन भाषा में ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। तो देखो, तो मेरी जो कंपनी है वो भी एक रजिस्टर रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, और जो मेरा क्लाइंट है वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसने भी अपने आप को जीएसटी में क्या करके रखा है, रजिस्टर करके रखा है। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दे रहा है और वो जो सर्विस वहां पे नहीं हो के कहीं और पे हो रहा है, तो वो वैल्यू कुछ मायने नहीं रखता है कि सामने वाला भी रजिस्टर है ये भी रजिस्टर है। जब दोनों दोनों पार्टी अगर रजिस्टर रहेगी तो सामने वाले का जो एड्रेस होगा वही उसका प्लेस हो सकता है। तो समझो कि इस वाले केस में ये दोनों रजिस्टर है, इसलिए लोकेशन ऑफ द कस्टमर मतलब लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब ये जो हमारा कस्टमर होगा इसको बोलते हैं रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वही मेरा प्लेस हो सकता है। ओके, अब दूसरा केस, इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है तो उस वाले केस में वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअल परफॉर्म्ड, तो जहां पर वो सर्विस को या फिर जहां पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो फिर दूसरे वाले जैसे पहले वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा राजस्थान, लेकिन जो दूसरे वाला केस जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला, उस वाले केस में आपका तेलंगाना होगा मतलब हैदराबाद। अब इसी में और एक केस आता है, अगर आपने अपना इवेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर ऑर्गेनाइज किया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब ये भी रजिस्टर है ये भी रजिस्टर है, बट इवेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया में जाके अगर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उस वाले केस में फिर बाहर का तो हम लोग किसको पकड़ेंगे नहीं, तो हमने किसको एक्चुअल में सर्विस दिया उसी का यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब राजस्थान वाला जो मेरा कस्टमर है। बाहर हम लोग किसके नाम पे बना सकते, तो बाहर मेरा क्लाइंट कौन है, कोई नहीं, सिर्फ हम लोग वहां पे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बिल बनाऊंगा तो किसके नाम से बनाऊंगा, ऑफकोर्स सामने वाले के नाम से बनाऊंगा, इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का हो जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये तीन चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आपको अच्छे से याद रखना है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वो अच्छे से याद रखना है, और तीसरा ऑर्गेनाइजिंग। अब उसके बाद वाले जो भी केसेस है ना वो तो आपको फटफट ऐसे समझ में आता है। फिर हम लोग यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल का मतलब होता है कि आप समझो कि किसी रेस्टोरेंट का सर्विस यूज कर रहे हो, रेस्टोरेंट या पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे हो, पर्सनल ग्रूमिंग, या फिर कोई हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हो।
या फिर फिटनेस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे एग्जाम्पल बताना ही पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि किसी होटल में जाके आप अगर खाना खा रहे हो। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप अपने मतलब शेविंग कर रहे हो, बाल बनाने के लिए जा रहे हो, अपने आप को सुंदर करने के लिए पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे हो, या फिर हेल्थ केयर, अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए जा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर जिम में जा रहे हो। तो इस वाले केस में कैसा मालूम है कि जहां पर वो सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, जैसे मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में, और मैं खाना पीना खाने के लिए समझो चला गया एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में चला गया, और रेस्टोरेंट है समझो पंजाब। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो आप खाना पीना खाने के लिए कहाँ गए? रेस्टोरेंट के। तो रेस्टोरेंट तो आपके घर तक तो नहीं आएगा, आपको चल के खुद वहां पे जाना पड़ेगा, और वहीं पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो जहां पर ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी ना, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। इसलिए पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पंजाब। दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा पर्सनल ग्रूमिंग। तो समझो कि मैं कहीं पे बाल कटाने के लिए चला गया, या दाढ़ी बनाने के लिए चला गया, या फिर मैंने ये क्या बोलते हैं, फेशियल कराने के लिए चला गया, ब्लीचिंग कराने के लिए चला गया। ऐसा मतलब मैं अपने आप को कैसे सुंदर कर सकता हूँ, वो पर्सनल ग्रूमिंग करने के लिए मैं चला गया किसी सैलून में। मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में, ठीक है, और सैलून की जो सर्विस है मैं यूज करने के लिए गया, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है। समझो इधर क्या नाम उसका यार, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो पर्सनल ग्रूमिंग करने के लिए मैं कहाँ चला गया? वेस्ट बंगाल चला गया। तो वेस्ट बंगाल में आपको पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। उसी तरह हेल्थ चेकअप करने के लिए मैं चला गया किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल, किधर भी गया, तो जहां पर आपको सर्विस मिलेगी, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो रीजन अगर आपको देना है, तो वही लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के देखिए, वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअल परफॉर्म। तो जहां पे इसको एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ केस। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ केस। नेक्स्ट लिखा है एडमिशन। नेक्स्ट है एडमिशन टू इवेंट्स एंड अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क। तो आप किसी इवेंट में एडमिशन ले रहे हो। एडमिशन का मतलब होता है कि आप वहां पे जाके वो इवेंट को एंजॉय करने वाले, या फिर आप उस इवेंट को एंजॉय करने के लिए आपने कोई पर्टिकुलर टिकट खरीदा। अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहीं पे कल्चरल इवेंट हो रहा है, कल्चरल इवेंट हो रहा है, कहीं पे आर्टिस्ट का कोई इवेंट हो रहा है, कहीं पे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो रहा है, कहीं पे इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट हो रहा है, और उस इवेंट को देखने के लिए मैं टिकट खरीदता हूँ या परचेज करता हूँ, और वहां पे जाके उस इवेंट को मैं एंजॉय करता हूँ। एडमिशन टू इवेंट का मतलब होता है कि कहीं पे कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है, मतलब कहीं पे किसी को क्लासिकल डांस सिखाया जा रहा है, या क्लासिकल डांस का कोई शो हो रहा है, या क्लासिकल सिंगिंग का कोई शो हो रहा है, फिर कहीं पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कहीं पे अरिजीत सिंह मतलब उनका कंसर्ट, कहीं पे कॉन्सर्ट चल रहा है कहीं पे, या फिर कहीं पे स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, या फिर कोई इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट कहीं पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप पर्टिकुलर टिकट, जैसे आप किसी थिएटर में चले जाते हो, टिकट खरीद के उस एंटरटेनमेंट को आप यूज करते हो। कहीं पे अरिजीत सिंह का कोई शो चालू है, तो आप वहां पे चले गए और उसका टिकट खरीद के आपने वहां पे इसको एंजॉय किया। कहीं पे कॉमेडी शो, कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी चालू है, तो वहां पे आपने उसका टिकट परचेस किया। कहीं पे ड्रामा चालू है, तो वहां पे उसने अपने टिकट परचेस कर उसको एंजॉय किया। तो जहां पर वो एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। उसको बोलते हैं एडमिशन टू इवेंट। एडमिशन टू इवेंट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर उसका टिकट परचेस कर रहे हो, और टिकट परचेस करके वहां पे जाके एंजॉय कर रहे हो। तो समझो कि मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है, और मैं दिल्ली के किसी थिएटर में जाके एक मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ। दिल्ली के किसी थिएटर में जाके मैं मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो उस वाले केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब मैं दिल्ली, क्योंकि आप उस इवेंट को वहां पे एंजॉय कर रहे हो, इसलिए वाला होगा।
बात समझ में आया? मतलब सिंपल सा मतलब एक लॉजिक यहाँ पे वही है कि जहाँ पे सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है। फिर नेक्स्ट है अम्यूजमेंट पार्क। जैसे अम्यूजमेंट पार्क का मतलब जैसे अगर आप लोगों ने सुना रहेगा, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप लोगों ने वेट एंड जॉय में एक अम्यूजमेंट पार्क है। और फिर इमेजिका का अम्यूजमेंट पार्क है। ये कहीं पे कोई छोटा मोटा कोई अम्यूजमेंट पार्क होता है, मतलब जहाँ पे राइड्स होते, झूले होते, थ्रिलर होता है, शो होता है, ऐसा मतलब लोग वहाँ पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं, ऐसी कोई जगह। और वहाँ पे आप उसका टिकट खरीदोगे और वो शो को या उस चीज को आप जाके वहाँ पे इंजॉय करो। तो वहाँ पे भी वही है कि जहाँ पे वो अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड होगा वही आपका प्लेस हो सकता है। अब समझो मैं रहता हूँ दिल्ली में और मैं महाराष्ट्र में आया इमेजिका का अम्यूजमेंट पार्क को एंजॉय करने के लिए। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उनमें महाराष्ट्र होगा, क्योंकि वो अम्यूजमेंट पार्क है कहाँ पे, वहाँ पे, इसलिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब बेसिक ये तो मेरे को बतानी नहीं चाहिए, तो आपको ऐसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया ना कि जीएसटी का फीचर माइंड में सेट कर लो बस, कि जहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद सिक्स समझते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो मैं किसकी सर्विस यूज करूँ, ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज करूँ। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सप्लायर हूँ, मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ समझो ट्रक के थ्रू। ठीक है, और मैंने कोई जीटीए एजेंसी मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मैंने हायर किया, मतलब हर हफ्ता हर महीना उस कंपनी का जो ट्रक है, लॉरी, वो मेरे फैक्ट्री में मेरे गोडाउन में आएगा, वहां से माल को लोड करेगा और लोड करके इसको जहां पे लेके जाना रहेगा वहां पे लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एग्जांपल। ठीक है, और इनकी सर्विस क्या है कि वो लोगों को ट्रक, लॉरी, टेम्पो अवेलेबल करा के देते हैं। या फिर आप लोग पोर्टर का एग्जांपल ले, पोर्टर, पोर्टर का एग्जांपल भी वैसा ही है। जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपने माल को एक पर्टिकुलर पुणे में भेजना है या नासिक में भेजना है, तो वैसे वाले केस में फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो वो समझते हैं। ठीक है? तो समझो कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो समझो है गोवा की। ठीक, तो इसमें दो सिनारियो है। क्या सिनारियो होएगा, अगर आपने किसी इफ रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने सर्विस अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने सर्विस ली, रजिस्टर्ड पर्सन से, तो फिर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट मतलब कस्टमर, मतलब कस्टमर का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर कौन है, मैं हूँ या सामने वाला, वो सोचो। मतलब मैं अपने गुड्स को सप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अपने गुड्स को सप्लाई करना चाहता हूँ, मैं किसकी सर्विस ले रहा हूँ, जीटी की सर्विस ले रहा हूँ ना, जीटी की सर्विस, तो वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो मुझे सर्विस देगा, तो जीटीए सप्लायर है और यहाँ पे मैं क्या हो जाऊंगा, कस्टमर हो जाऊंगा। तो कस्टमर का जो लोकेशन होगा, मतलब मेरा जो लोकेशन होगा ना, वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र। फिर बी क्या है, इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सर्विस प्रोवाइड की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन में, कि वेयर सच गुड्स हैंड ओवर, मतलब जहां पर आपने उस गुड्स को हैंड ओवर किया वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एग्जाम्पल, समझो मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, जो गुड ट्रांसपोर्ट जो एजेंसी है वो गोवा की है, और मैंने गुड्स को हैंड ओवर किया समझो मुंबई में।
मतलब उसकी लॉरीज का जो टेम्पो था वो समझो वहां से यहाँ पे आया, और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि सर हमारी लॉरी टेम्पो वहां से आ रही है, तो आपका कोई गुड्स लेके जाना है क्या? मतलब हाँ ठीक है, लेके जाना है। और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब ये जो गोवा जो जीटीए की जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो अनरजिस्टर्ड है। और मैंने मुंबई की किसी एक लोकेशन पे उस गुड्स को उनको हैंड ओवर कर दिया, ये देखो मेरा इतना माल है, आपको वहां पे फलाना फलाना जगह पे आपको क्या करना है, पहुंचाना। तो जहां पर मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे मैंने वहां पे मुंबई में उनको हैंड ओवर कर दी, तो इस वाले केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा उनमें, मुंबई हो जाएगा। बस, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल ये हो गया कि कौन सा केस था, फिर सिक्स। नेक्स्ट लिखा है कि आपने कोई बैंकिंग सर्विस यूज करते हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस यूज करते हो, या फिर कोई स्टॉक ब्रोकर की सर्विस यूज कर रहे हो, या कोई फाइनेंशियल सर्विस यूज कर रहे हो। ऐसा आप कोई बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हो, इंश्योरेंस सर्विस यूज कर रहे हो, या फिर स्टॉक ब्रोकर की सर्विस यूज कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल कोई सर्विस अगर आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे वाले केस में आपको याद रखना है कि अगर बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि एड्रेस अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब जैसे एक बैंक है वो मुझे सर्विस दे रही है, एक इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे सर्विस दे रही है, एक स्टॉक ब्रोकर जो कंपनी वो मुझे, स्टॉक ब्रोकर जो एजेंसी वो मुझे सर्विस दे रही है, ठीक है। और जो मुझे सर्विस दे रही है ना, मैंने वहां पे अपना अकाउंट ओपन करके रखा है। तो जब मैं जहाँ पे अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरा तो एड्रेस उनके पास अवेलेबल रहे। तो जहां पर उनका पास एड्रेस अवेलेबल है, जहां पर उनके पास एड्रेस अवेलेबल है ऑफ कस्टमर, तो उस वाले केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो, लोकेशन ऑफ कस्टमर हो। ये पहला केस। इफ एड्रेस नॉट अवेलेबल, अगर उनके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब होता है कि बैंक जो मेरे को सर्विस दे रही है ना, तो मेरी बैंक का जो लोकेशन होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है। मैंने किसी बैंक का सर्विस ले रहा हूँ, मैं समझो एग्जांपल से बैंक का ले रहा हूँ, मैंने किसी बैंक का मैंने सर्विस यूज किया, और उस बैंक के पास मेरा अकाउंट है, उस बैंक के पास मेरा अकाउंट है, या फिर मेरा एड्रेस अवेलेबल, अरे जब अकाउंट ओपन होता है तभी उनके पास समझो एड्रेस अवेलेबल होता है। तो उस वाले केस में फिर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा लोकेशन होता है, क्योंकि बैंक ने मुझे सर्विस दी है, तो मेरा जो लोकेशन होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब समझो कि मैं किसी पर्टिकुलर बैंक में या किसी स्टेट में चला गया और कोई बैंक की सर्विस यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट ओपन नहीं, और उस बैंक के पास मेरा एड्रेस भी नहीं, लेकिन मैं उसकी सर्विस यूज कर रहा हूं। तो उस वाले केस में जो बैंक का जो लोकेशन होगा ना, फिर वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा।